पढ़ो जिंदगी को तो महज 4 पन्नों की एक किताब है। पढ़ो जिंदगी को तो महज 4 पन्नों की एक किताब है, मगर समझो इसके मूल्य को तो ये जिंदगी एक खिताब है। जहाँ हमने एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है, जहाँ जब हम कह रहे हैं पुस्तकों की हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, एक पुस्तकालय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया है और अपने आप में जिस सलीके से काम किया है वो काम अविस्मरणीय है, वो काम ऐतिहासिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब हाजी इस्लामुद्दीन जी शेख जमवारामगढ़। हाजी साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब। और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझ इस नाचीज को एक इस अहम विषय पे जो आप ये चर्चा आप जो करने वाले हैं, इसके लिए मुझे बुलाया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा। देखिए, जब हमारे जो बुजुर्ग हैं बढ़ चढ़ कर एक मुहिम में, एक सोच में, हम नौजवानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो एक कदम हमें भी चलना होगा और शायद इसीलिए आज हमने इन्हें आमंत्रित किया है। और सबसे पहले हाजी साहब आपसे यही जानना चाहेंगे, एक इतिहास बनते देखा मनियार समाज ने, जहां हम लगभग सभी समाजों में देखते हैं दहेज को एक बहुत बड़ी एक अपने आप में एक ऐसी विडंबना है, अपने आप में एक ऐसी कुरीति है जिसमें हम घिरे हुए थे। और अब हम उससे कहीं निकल के जब उन नियमावलियों पे हमने हस्ताक्षर होते देखा, मोहर लगते देखा, तो कहीं ना कहीं हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जब भी कोई नियम पारित होते हैं, उसके बाद सबसे मुश्किल घड़ी होती है उन नियमों को क्रियान्वित करने में, या यूं कहें उन नियमों को लागू करने में। यदि बात की जाए उन नियमों को लागू करने की, आज ये अपने आप में एक क्रांति के तौर पे नजर आता है। एक ऐसी क्रांति जिसमें हर तबके का, यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं न सिर्फ बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का, साथ ही साथ हमारी घर की खवातीनों का, हमारे जो हम सो कॉल्ड हम जो व्यवहारी बोल के जिन लोगों को हम दावत में अक्सर बुला लेते, उनका सभी का सहयोग चाहिए होगा। क्योंकि आज जब समझाइश की जब बात चली है, तो वो समझाइश हमें सबसे पहले खुद से करनी है, उसके बाद समाज में उस समझाइश को लेके आना है। आप खुद एक शिक्षक रहे हैं, शिक्षक के लिए कहा जाता है समाज निर्माण का काम शिक्षक करते हैं। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जब समाज निर्माण की ये मुहिम है, समाज सुधार की ये मुहिम है, इन नियमों को आप कैसे देखते हैं, इनके बारे में विशेष टिप्पणी। जी अजहर साहब, मैं शुक्रिया आपका सबसे पहले अदा किया, उसके साथ मैं अभी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन किरदारों का, उन शख्सियत का जो कि ये मुहिम एक सोच लेके चले थे। इसको शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि ये हमारी ये सोच एक मुहिम बन जाएगी। मैं बहुत बहुत उनकी सोच को, उनको सलाम करना चाहता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मनिहार समाज जो कि एक गर्त में तब्दील होने जा रहा था, ऐसी बेदशा की तरफ हम जा रहे थे जिसका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। और ये सोच, इसके लिए हम सब मनिहार समाज में लगभग छोटे से लेके बड़े तक ये एक चर्चा का विषय रहता था कि हम लोग इन शादी ब्याहों में और दूसरे सामाजिक खर्चों में बेताशा खर्च करके एक कहाँ तक जा रहे हैं। एक सबको एक अंधकार दिख रहा था सामने, भविष्य एक अंधकार में दिख रहा था, लेकिन उस अंधकार में एक दीपक की तरह एक रोशनी जो इन लोगों ने, इन किरदारों ने जो दिखाई है, मैं समझता हूँ काबिल तारीफ इन पे ये कार्य किया है, ये काम इनका काबिल तारीफ रहा। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, और साथ में मैं जो इस मुहिम को, जो इस सोच को एक से दूसरे से तीसरे से, और तीसरे से छोटे से गांव से लेकर बड़े कस्बे, कस्बे से शहर, शहर से इस पूरे राष्ट्र में, और राष्ट्र से भी मैं अजहर साहब बताना चाहूंगा कि ये राष्ट्र में न रह के अंतरराष्ट्रीय मुद्दा एक तरीके से बन गया और ये सोच एक मुहिम बन गई। और इस मुहिम को मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनियार समाज की इतिहास में, इतिहास की तवारीख का एक 27 अगस्त 2023 एक तवारीख बन गई मनियार समाज की, जिसमें कि इन सुधार के कामों में जो बिंदुवार जो हमने एक, जैसा का आपने बताया कि फैसला, एक इसको एक ऐतिहासिक फैसला जिसको लिया गया है, जिसमें कि पूरी बुराइयों को, जो एक समाज में बुराइयां फैल चुकी थी, उन पूरी बुराइयों को बिंदुवार टच किया गया है और उनको लागू करने की कोशिश की गई है।
और लागू होते हुए इस दिन देखा गया है। मैं बहुत बहुत इन सब किरदारों को इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इन पूरी बिंदुवार इनको सुधार के कामों को लिया है, जिसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमें आज एक इसमें थोड़ा सा अटपटा सा महसूस हो रहा है। लोगों को इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं कि इन सारे बिंदुओं को एक साथ ले लिया। मैं ये बताना चाहूंगा कि आर्थिक तौर पर ये सुधार जो लिए हैं, हमारी जो बुराइयां आ रही थी वो एक नकद जो आर्थिक जो जहां पैसे का लेन देन हो रहा था, वो बुराइयां बढ़ती जा रही थी और उन्हीं से ये बुराइयां का जन्म होता है। ये जन्म एक कैंसर का रूप, जैसे एक अंग में शरीर में कैंसर उत्पन्न होता है तो एक अंग को जकड़ता है और वो धीरे धीरे दूसरे अंग पे अपने तंतु फैलाता है, उस दूसरे अंग को भी उससे जकड़ लेता है। ऐसे करके पूरे शरीर में पूरी कोशिकाओं को वो कैंसर जकड़ लेता है अपने तंतुओं से। उसी तरीके से ये पैसा जहां आ रहा था आर्थिक, वो एक समठूनी के तौर पर शादी में समठूनी के तौर पे घुसा और वो बढ़ता गया। उसके साथ में फिर धीरे धीरे भात में, और भात के साथ में छूचक में। इस तरीके से सामाजिक जो रीति रिवाज सारे बढ़ते जा रहे थे, उनमें ये इस पैसे ने ऐसा जकड़न फैला दी कि जिसमें हमारे युवाओं को उनका मुस्तकबिल उनका कहीं नजर नहीं आ रहा था। केवल इंसान जो हमारे बिरादरान थे, वो केवल जैसे ही बच्चा बड़ा हो और उनको एक चिंता सताने लग जाती थी कि क्या होगा, वो सारा अपना सब कुछ केवल इन शादी ब्याह और सामाजिक खर्चों के में ही सीमित होते जा रहा था। अपने धंधे पानी को छोड़ते जा रहे थे, आगे डेवलपमेंट उनका नहीं हो पा रहा था, अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं देख पा रहे थे, वो अच्छी शिक्षाएं नहीं दे पा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि ये जो सुधार के काम लगे हैं, इनसे बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। इन सुधार के कामों में अब मेरा एक मत देना चाह रहा हूँ। समीक्षा पे जैसे आपने बताया कि हम समीक्षा भी करना चाह रहे हैं, तो समीक्षा के तौर पर मैं देखो मेरा मत है ये वैसे तो लागू हो गया पूरे देश में, इसको सबने अप्रिशिएट किया है, सबने माना है और एक सुर में माना है, कहीं कोई विरोध नहीं है। लेकिन कुछ बातें जब हम लागू करते हैं, जैसा कि हम समझते हैं कि मैं एक मोटे तौर से ऐसे समझाना चाहूंगा कि जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू हुआ तो उस वक्त नियम कायदे पूरे बने, विशेषज्ञों ने नियम कायदे बनाए, लेकिन उसमें अमेंडमेंट होते हैं समय के तौर पे या आवश्यकता के तौर पे, उनमें अमेंडमेंट होते गए। उसी तरीके से हमारे इन सुधारों में भी मेरी एक निजी राय है कि इसमें थोड़ा सा अगर बदलाव हम चाहें, तो वैसे तो जैसे ये लागू हो गया और लागू होना चाहिए, सब बिंदु बिल्कुल बिंदुवार जिस तरीके से हैं वो सारी बुराइयां खत्म हो रही हैं। लेकिन हम इनको दो स्टेप में लेते कि एक स्टेप में आर्थिक तौर पर पूरी तरीके से पाबंदी जैसे लगाई वो लगनी चाहिए और बहुत वाजिब है, और इसको लंबे समय, क्या मैं तो कहूँगा हमेशा तक के लिए इसको लागू रहना चाहिए। दूसरी कुछ जो हमने छोटे बिंदु बनाए, उनमें एक शिथिलता के रूप में होनी चाहिए था कि जिसमें कई बिंदु जैसे हैं, एक साथ फोटोग्राफी है, मैं एक आम तौर पे आपको लेना चाहूंगा। फोटोग्राफी एक इस वक्त का एक ऐसा नजरिया सा हो गया किसके बिना आदमी अपने आप को किसी भी फंक्शन में अधूरा सा महसूस करता। तो इसको एक सुधार के तौर पे अपन ये ले सकते थे कि अपन को इसमें भी सुधार करना है, लेकिन इसको एक बहुत ज्यादा पाबंदी के तौर पर न लेके अगर इसको अपन धीरे धीरे लेते। ऐसे ही और बिंदु हैं, जैसे मान लो कोई फंक्शन जैसे लेडीजों का फंक्शन है, उसमें एक तरीके से लेते तो वो भी अपना धीरे धीरे लोग भी इसको अडेप्ट करते। अभी होना तो खैर बिल्कुल चाहिए दीनी एतबार से भी और एक सामाजिक एतबार से भी, लेकिन इसमें कुछ संशोधन शिथिलता लाने या उनमें कुछ संशोधन, जैसे पहले वाले आपके इंटरव्यू में हाजी मुबारक अली जी ने भी इसमें बताया था कि साहब इसमें संशोधन अभी 60% की लागू हुआ है और इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि एक जैसे मेरा एक ये भी मत है कि आपसे एक कस्बाई या शहरी जहाँ लोकल तंजीमें बननी चाहिए इसमें,
स्थानीय कमेटियां जिसे हम स्थानीय कमेटियां जिसे कहते हैं। तो जिससे क्या होता है कि कई कई मसले ऐसे होते हैं जो स्थानीय होते हैं, कई बातें स्थानीय होती हैं, तो वो स्थानीय तौर पे वो उनका समाधान हो, उनका निपटारा स्थानीय तौर पे हो जाए। स्थानीय तौर पे निपटारा हो जाए। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि जयपुर शहर है, एक पुराना मनियारों का एक यहाँ एक बड़ा तबका है, और यहाँ के जयपुर शहर के एक नियम कायदे हैं, एक मतलब बांधने टाइप इन्होंने कर रखा है, जिसमें पूरे जयपुर शहर को एक सूत्र में बांध रखा उन्होंने। तो वो अपना एक निजाम चलाते हैं कुछ बिंदुओं पे, जिसमें कि वो जयपुर शहर में तय करते हैं। उसी तरीके से जैसे मान लो कोई छोटे मोटे सामाजिक कार्यों में वो एक एक आदमी को याद करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अपने कुरान खानी या चालीसे का जो एक बिंदु है, उस बिंदु पे ये रखा गया है कि भाई इसको पूरी तरीके से इस पे पाबंदी लगा दी जाए या बिल्कुल बैन कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन जो हमने इसमें बिंदु लगाया उसमें ये भी लगाया, कहा है कि भाई उसके परिवार और बेटी जमाई उसमें हाजिर हो सकते हैं या शामिल हो सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी व्याख्या की भी जरूरत है, क्योंकि इसमें लोग अपनी अपनी तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं कि सब परिवार में केवल उसके परिवार को ही माना गया है, जबकि इसमें थोड़ा सा खुलासा होना चाहिए कि परिवार किसे माना गया। उसके दादा से परिवार माना गया है, परदादा से परिवार माना गया है, बहन और वो बेटी और जवाई किसको माना गया, जैसे बहन को भी, बुआ को भी वो शामिल हो सकती है। इस तरीके से कुछ बातें अपन को इसमें खोलना होगा, जिससे कि एक इंतजार न बढ़े और लोग, मकसद अपना यह है कि इन सुधार के साथ एक दूसरे से जुड़े। इसमें ऐसा नहीं हो कि हम एक दूसरे से आंखें लाल करें, क्योंकि अब जैसे एक छोटा सा बिंदु मैं आपको एक मौजू पे बता ही दूं कि पहली शादी हुई और शादी में किसी तरीके से उनकी एक कमी रह गई, कभी को उन्होंने मान भी लिया। मैं मान रहा हूँ, ये तो हो सकता है कि उनके नहीं हो, लेकिन मैं एक ये मान रहा हूँ कि आंखों में कई फर्क अपन नहीं चाहते हैं, किस तरीके से आंखों में इसको अगर आसानी से मैं कहना चाहूँ कि किसी भी बिंदु को चर्चा का विषय बनाइए, बहस का नहीं। और चर्चा और बहस में फर्क समझिए। आज हम बहुत सारे ग्रुप देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं। हम किसी भी पॉइंट पे अगर एक दूसरे से तर्क वितर्क करना चाहते हैं, तो मैंने कहीं सुना था, आज एक शिक्षाविद हमारे बीच बैठे हैं, तो आपकी नजर में मैं ये बात पेश करना चाहूंगा कि कहीं मैंने एक मुफ्ती जनाब खालिद अय्यूब मिसबाही साहब, उस वक्त के मुफ्ती रहे जयपुर शहर के, उनको ये कहते सुना था, जब उन्होंने पूछा कि तालीम की क्या परिभाषा है, शिक्षा की क्या परिभाषा है, तो सभी ने कहा कि बिल्कुल जो आप 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन करते ये शिक्षा है। किसी ने कहा कि आप कलाम पाक पढ़ते हैं, ये शिक्षा है। सब ने अपने अपने तौर पे अलग अलग तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि आप बता तो सही रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली होना चाहिए शिक्षा का जो मतलब, वो अभी तक आप उस पहलू को नहीं छू पा रहे। तो जब मैंने पूछा कि भाई क्या हो सकता है, फिर शिक्षा की क्या परिभाषा हो सकती है, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत उसका जवाब दिया। जब आप अपने वालिद को सलीके से खत लिखना सीख जाएं, फिर से दोहरा रहा हूं, जब आप अपने पिता को, अपने वालिद को सलीके से खत, यानी ये कहते हैं ना कि जो पत्र लिखना सीख जाएं, वो शिक्षा है। अब यहाँ पे बैठे जितने भी महफिल में बैठे लोग थे, सब बिल्कुल आशंकित रह गए कि पत्र लिखने में ऐसा क्या है। लेकिन जब वास्तविकता इस बात की ये है, जब हम अपने वालिद को कुछ कहना चाहते हैं और खत में यानी लिख के देना चाहते हैं, तो आप समझिए उसके लिए शब्दों का चुनाव भी होगा, उसके लिए बात को पेश करने का सलीका भी होगा। और जब आप अपनी बात को पेश कर रहे हैं, उस बात को पेश करने के दौरान आपको सब कुछ तोल मोल के करना होगा। ठीक वही जो शिक्षा का सिद्धांत है, मुझे ऐसा लगता है फिलहाल बिरादरी को भी समझना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि हम ये ना देखें कि अब कोई किस्सा अगर मेरे साथ हो गया, अब दूसरे के साथ कैसे होता है, इससे हम बढ़ जाएंगे, हम एक नहीं होंगे। अगर हमें एक होना है तो जैसे दीन फैला, एक दूसरे से इस्लाह करते हुए, एक दूसरे को समझाते हुए। देखिए एक बात कही जाती है अपने आप में, जब हम कहते हैं कि संवाद की बात होती है, तो संवाद और विवाद के बीच ज्यादा फर्क नहीं होता। कहते हैं जहां संवाद नहीं होता वहां विवाद होता है, और जहां विवाद होता है वहां संवाद नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब लोगों के बीच संवाद स्थापित हो और अच्छा संवाद स्थापित हो,
आप एक दूसरे को वो जो पहला सिद्धांत अपने शिक्षा का दिया कि अपनी बात को सलीके से पेश करें, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर आप कितने भी बड़े ग्रेजुएट हो, आपके पास कितनी ही डबल मास्टर डिग्री हो, अगर आप अपनी बात को सलीके से पेश करने का हुनर नहीं जानते, तो यकीन कीजिएगा आपके लिए वो जो आपकी जितनी भी डिग्री है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा बन के रह जाती है। इसलिए मोहब्बत से सलीके से अपनी बात को पेश कीजिए, उसे समझने की कोशिश करिए, सामने वाले को भी समझिए, अपनी बात को भी समझाने का पूरा पूरा मौका लीजिए। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, नियमों की समीक्षा की बात होती है, कई मर्तबा ऐसा होता है जब हम देखते हैं कि किसी भी जगह अगर कोई नियम, जैसे भारत के संविधान की बात की जाए, जब नियम लागू हुए, कोई जब चीजें हमारे लिए नई नई होती हैं तो उन्हें स्वीकारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या ऐसा लगता है कि इतने सालों की जो आदत चली आ रही थी उसे एक दिन में कैसे तब्दील किया जाए। अक्सर ये एक बड़ा सवाल आता है, क्या जवाब देना चाहेंगे इस बात का? बिल्कुल अजहर साहब, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि कोई भी नियम लगता है, कोई भी, तो उसमें खामियां भी होती हैं और कुछ उसमें तब्दीलियां भी होती हैं। उसी तरीके से जब नियम लागू होते हैं तो पहली पहली बार वो एक साथ तो हो नहीं सकती तब्दीलियां या खामियां, कोई संशोधन नहीं हो सकता। उसमें जिस पे भी लागू होता है तो एक बार तो कुर्बानी देनी ही देनी पड़ती है। क्या कहने, बहुत बढ़िया। जो पहली बार अगर उसको अपन लागू कर रहे हैं, और मान लो जो ये सुधार के काम में ही मैं आपको बता दूं कि जैसे पहली बार जिनके भी लगा है तो वहां उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी। हो सकता है कि भविष्य में इनमें तब्दीलियां भी हो जाए, कोई संशोधन हो जाए, तो उसमें अपन को इस बात को लेकर नहीं बैठना कि नहीं साहब उस दिन मेरे यहाँ तो ऐसा हो गया था, मैं अब इसको ऐसे नहीं होने दूंगा। ऐसा ये अपनी सोच नहीं होनी चाहिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। अपनी सोच में ऐसा महसूस होने देना है कि हम सारे मिलकर इस मुहिम को उठा रहे हैं और इसको बहुत लंबे दूरी तक लेके जाएं। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हमारे सामने एक पानी का आधा गिलास रखा, हमारी सोच ये होना चाहिए कि पानी का आधा गिलास भरा हुआ, ये नहीं होनी चाहिए कि ये पानी का गिलास आधा खाली है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसे होंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ जैसा कि हम बहुत ऊंची, ये पूरी मनियार बिरादरी बहुत ऊंची बुलंदियों पर जाए, काम पहुंचाएगी। बिल्कुल हकीकत है जो आपने बताया, इस पॉजिटिव पहलू की आप बात कर रहे हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। शुरुआती दौर में जब उन्हें स्वीकारने की, नए नियमों को स्वीकारने की बात आती है, मुझे याद आता है जब एक वक्त था जब एक भी हेलमेट नहीं पहना जाता था बाइक पे। उसके बाद जब हमने देखा हमारे वालिद साहब को, हमारे चाचा को, उन्होंने हेलमेट लगाना शुरू किया, तब तक पीछे की सीट पे जो हमारी मम्मी बैठती थी वो हेलमेट नहीं लगाती थी। फिर एक साल ऐसा आया कि उस साल के दौरान ये नियम पारित हो गया कि अब साहब दोनों ही सीट्स पे आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा। शुरुआती दौर में बहुत सारे चालान कटे। अब इस बात को ऐसे समझिएगा आप, हमें चालान कटने देर की जितनी देर नहीं करनी है, असल में तो ये सुरक्षा हमारी है। असल में तो हेलमेट लगाना बहुत लाजमी है, क्योंकि हेलमेट दर आखिर सुरक्षा तो हमारी, हिफाजत तो हमारी ही कर रहा है। ठीक उसी तरह से ये नियम है, यदि हम समझे तो। एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझने की हमने कोशिश की है। बहरहाल आप खुद एक शिक्षाविद हैं, और एक जब बात करते हैं नौजवानों की, और एक ऐसे तबके की बात होती है जो इस क्रांति को जो असली लक्ष्य था, शायद वो नौजवान ही रहे हों। और उनमें सभी विवाहित, अविवाहित, सभी जो एक कैटेगरी हैं, सभी की मैं बात करता हूँ। क्योंकि कल जब हम अपने बच्चों का काम कर रहे होंगे तो हम यकीनी तौर पे इन नियमों को फॉलो करते हुए बहुत खुश महसूस हो रहे होंगे कि हमारे बुजुर्गों ने कितना नायाब तोहफा हमें दिया। वो कहते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, फिर ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। दर हकीकत यही होगा। तो मैं आपसे चाहूंगा, नौजवानों की जो भूमिका रहनी चाहिए वो कैसी रहनी चाहिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जर साहब इसमें कि किसी भी समाज का नौजवान मुस्तकबिल होता है। उसकी विकास के लिए, उस समाज के विकास के लिए नौजवान का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, और नौजवान ही इन विकास के कार्यों को आगे ले जा सकते। जब हमारी ये बुराइयां खत्म हो जाएंगी, और माशाल्लाह मैंने ये देखा अभी जो ये मुहिम चली उसमें पूरा नौजवान, और पूरा मैं कहूँगा बॉटम से लेके टॉप तक के जितने भी लोग थे, जितने भी कस्बाई थे, छोटे छोटे गांवों से थे, सब इस मुहिम के शरीक थे और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। मैं
अब आपने जैसे नौजवानों की बात बताई, तो मैं नौजवानों के लिए कहना चाहूंगा कि इस मुहिम को आप बहुत आगे तक लेके जाएं। इसमें कहीं भी चीरामीरी या नुक्ताचीनी इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो लागू हैं इनको हमें स्वीकार करना। जरूर इनमें शुरू शुरू में परेशानी आएंगी, लेकिन परेशानी को दरकिनार करके और कुछ बातों को नजरअंदाज करके, कई छोटी मोटी बातों को हमको नजरअंदाज भी करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारा आर्थिक तौर से मजबूत होना हमें आवश्यक है, और कम से कम जो आर्थिक नीतियां जो इस पे लागू की गई हैं, इन नियम कायदों में, नीतियों में, उन आर्थिक नीतियों वाले जितने भी बिंदु हैं उनको बहुत बहुत मजबूती से इसको लागू करना है। छोटे बिंदुओं पे अब मैं हमारे समाज से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे राष्ट्रीय स्तर से जो कि पूरी मीटिंग हुई है, कस्बाई स्तर से मान लो छोटी मीटिंग होती है, उसमें इसमें अगर कोई संशोधन हो, शिथिलता हो, उनको लागू करें, जिससे कि ये सारे नियम बहुत आगे तक लागू रहेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जर साहब कि हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, और इन नौजवानों को अब ये सोचना चाहिए कि जैसा हमारी आर्थिक स्थितियां से मजबूत होंगी, ये पैसा हमारा बचेगा, इसको हम कैसे खर्च करें बाद में। देखिए, इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहली है शिक्षा। शिक्षा, हमें हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवानी है, चाहे उसके लिए हमें एक वक्त कम खाना पड़े तो उसको कम खा। मैं आपको एक छोटी सी नज़र पेश करूं कि एक मेरे साथी थे, जैन थे वो, उनसे मैंने कहा कि यार आप लोग इतने आर्थिक स्थिति में कैसे मजबूत होते। तो उसने मेरे को बताया, बहुत अच्छे सलीके से उसने बताया कि सर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम करते हैं धंधा, और उस धंधे में जैसे मान लो हमने 5,000 रुपये कमाए, तो 5,000 रुपये में से हमारा एक ये नियम है कि हमने 2,500 रुपये, 2,500 रुपये उठा के एक तरफ रखते बचत के। तो अब उस 2,500 रुपये जो हम 5,000 में से बचे थे, उस 2,500 रुपये तो हम बचत में रखेंगे, 2,500 रुपये जो बचे उसमें से हम हमारा पूरा खर्चा करेंगे। चाहे उसमें हमारे अगर 2 वक्त की सब्जी बनती हो तो 2 वक्त की सब्जी लाएंगे, अगर 1 वक्त की बनती हो तो 1 वक्त की लाएंगे, अगर हमें 1 किलो दूध अलाउ है उसमें तो 1 किलो लेंगे, आधा किलो दूध अलाउ है तो आधा किलो दूध लेंगे। और जो 2,500 रुपये बचे हुए उस 2,500 रुपये से हम हमारे बच्चों की अच्छी से अच्छी तरबियत करते हैं, उसमें अच्छी से अच्छी उनको एजुकेशन दिलाते हैं, और एजुकेशन दिलाने के बाद में हम हमारा कोई अगर बिजनेस है तो उसमें बिजनेस हाथ बटाते हैं उसका। और उसके बाद तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे उनकी लगी कि वो अपने बच्चों के लिए कितने अवेयर होते हैं। उसी तरीके से मैं इन युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए आप अच्छी से अच्छी उनको शिक्षा दिलाएं। साथ में शिक्षा के साथ हमारे अजहर साहब क्या होता है कि गाइडेंस की बहुत बड़ी कमी होती है। काउंसलिंग जिसे कहते हैं, गाइडेंस जिसे कहते हैं, कि जिस बच्चे को गाइड कैसे किया जाए आगे के लिए। देखिए, हर बच्चे में, हर इंसान में एक अलग खूबी होती है, वो अलग अलग क्षेत्र चुनता है। हम उस बच्चे को गाइड करें, जैसे 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा खुद कोई डिसीजन नहीं ले पाता, उसको उस वक्त एक गाइड की जरूरत होती है। अगर उस बच्चे का, उसकी तरफ का, जो उसका रुझान जिस तरफ है उस तरफ की उसको गाइड मिल गई तो वो बच्चा बहुत आगे तक जाए। उसी तरीके से गाइड के साथ साथ हमें ये सोचना होगा कि बच्चा किस तरीके से अपने दिमाग को, अपने विचारों को आगे फैलाए। उसके लिए हमें मोटिवेशनल सेमिनार्स होनी चाहिए, मोटिवेशनल सेमिनार्स आयोजित करनी चाहिए हमेशा, टाइम टू टाइम। अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चों का एक स्किल डेवलप हो जाएगा। उनमें स्किल डेवलपमेंट की हमें बहुत आवश्यकता है। एक बच्चा है वो केवल 10वीं के बाद पढ़ना ही नहीं चाह रहा, तो हमें उसको ये बताना होगा कि 10वीं के बाद हम क्या कर सकते हैं। उस बच्चे में वैसा डेवलप करना पड़ेगा। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग, कोई राजनीति में जाना चाहता है उसको उस तरीके से डेवलप उसकी पढ़ाया जाए, उसी तरीके से उसे मोटिवेशनल अलग अलग क्षेत्रों में दिलाई जाए। मान लो कोई कॉमर्स में जो है, उसकी किसी में साइंस में है, किसी की रुचि बिजनेस में है, तो उनको इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में मोटिवेशनल स्पीच बहुत जरूरी है। ये सेमिनार्स बहुत जरूरी है। तो क्या मैं आपकी बात काट के कह रहा हूँ, ये मेरे दिल की एक ख्वाहिश है, और आज मंच के माध्यम से आज मैं सोचता हूँ कि
ये बात एक ऐसे शिक्षाविद से कर ही लेनी चाहिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा को समर्पित की है। तो कहीं ये इशारा प्रतिभा सम्मान समारोह की तरफ तो नहीं है कहीं? मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी जी जी, देखो मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं जम्मू रामगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो हमने वहाँ तंजीम बना रखी, और तंजीम बना के हमारे वहाँ क्या क्या कि एक दो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। उन क्षेत्रों में हमने क्या काम किया, पूरे जम्मू रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उसका, उस तंजीम का, इस नाचीज को एक मुखिया सा भी बना रखा है। वैसे मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन हम हर साल प्रतिभा सम्मान आयोजित करते हैं उन बच्चों के लिए। और उन बच्चों में ऐसा मोटिवेशन पैदा हो गया उससे कि मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, मैं बात बता सकता हूँ कि ऐसा जज्बा उन बच्चों में पैदा हो गया कि अभी जो ये टीचर्स की जो भर्ती हुई है, कम से कम 12-13 बच्चे हमारे यहाँ जम्मू रामगढ़ से हुए। क्या बात है, क्या कहने। मैं इस मंच के माध्यम से आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि वहाँ एक छोटा सा गांव है दांती, उसमें केवल एक परिवार है, बागवान परिवार है। उस बागवान परिवार में इस मोटिवेशन का ऐसा असर हुआ कि उसके सब बच्चे पढ़ाई में लग गए, बच्चे और बच्चियां। और आपको ये बताऊं कि उन बच्चों में से कम 15 बच्चे और बच्चियां सरकारी सेवाओं में, जेईएम से लेके, टीचर से लेके, डॉक्टर से लेके, कंपाउंडर से लेके, वो एक मिसाल बन गई जम्मू रामगढ़ के लिए। तो मैं आपको ये इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि शिक्षा में वो ताकत है जो किसी में नहीं। एक बिजनेसमैन का बाप है तो वो बिजनेस के मैन के लिए उसको लिए पैसा चाहिए, लेकिन अगर एक बच्चा, एक गरीब बच्चा भी अगर शिक्षा लेता है तो उस शिक्षा से वो अब्दुल कलाम तक पहुंचे। क्या बात है, क्या कहने हैं। अब्दुल कलाम तक वो, आपके पास एक ख्वाब होना चाहिए। जी, ये ख्वाब होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि जिससे वो खुद भी हासिल, कुछ भी हासिल कर सकते। यकीनी तौर से मैं यहाँ एक बात काट के आपसे कहूंगा, और बड़े मंच पे भी कही थी ये बात, और लोगों का बहुत अच्छा एक रेस्पॉन्स, एक अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी जब भारत के संविधान निर्माता श्री भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, जब उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा वो शेरनी है, उसका दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो आपको भी दहाड़ने वाला बनना है। देखिए, शिक्षा की महत्वता को समझना है, अपने भीतर की प्रतिभा को समझना है। अगर उस प्रतिभा को बाहर से कोई आवाज चाहिए तो वो आवाज देने के लिए आपके लिए मंच बहुत जल्द साबित होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है आप लोगों से। बेशक बेशक, बिल्कुल। शिक्षा, सब कुछ संभव है शिक्षा से। और मैं कहना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप सरकारी सेवा ही करो शिक्षा से। आप जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका धंधा है, वो धंधा भी अगर आप शिक्षित होकर करेंगे तो इसकी एक अलग खूबी नजर आएगी, आप एक अलग नजर आएंगे उस धंधे में, क्योंकि आप में शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट होगा तो आप बहुत उसको बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मैं साथ में आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा के माध्यम से जब हम सरकारी सेवाओं में तो जाएंगे, साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे युवाओं को एक ग्रुप बिजनेस के रूप में भी आगे आना चाहिए। ग्रुप बिजनेस का मतलब जीबी जिसे कहेंगे, इसका मतलब ये होगा कि जैसे हम 10 लोग मिल गए और 50-50 हज़ार रुपये लगे, 5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, उस 5 लाख रुपए से आप बिजनेस करें। बड़े स्तर पर करना चाहे आप 10-10 लाख रुपए इकट्ठे कीजिए, 1 करोड़ रुपए आपका होता है, 1 करोड़ रुपए से आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से हमारे समाज को एक मजबूती मिलेगी। ये बहुत आवश्यक है। आप अपनी तंजीमें बनाइए, अपना ग्रुप बनाइए, और ग्रुप से देखिए सरकारी योजनाओं में हमें बहुत लाभ वो मिलते हैं, योजनाएं हैं जिसमें हम लोन भी ले सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, सामाजिक सुरक्षाओं के लिए। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको हम ले सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ संभव है शिक्षा से। अगर हमें शिक्षा है तो सब कुछ संभव है। एक मजबूत आपका बिरादरी होगी, मजबूत आपका कस्बा होगा, मजबूत आपका राष्ट्र होगा, लेकिन ये सारी बातें हैं शिक्षा से। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, 100 बातों की एक बात। अच्छा, यहाँ आपने बताया कि नौजवानों को आपने जो एक सलीका है कि अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आपकी सोच उतनी उन्नत होगी, उसके बाद आप ग्रुप बिजनेस भी कर सकते हैं, और मुख्तलिफ बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप आराम से इजी गोइंग एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी सोच के साथ, बेहतर नजरिए के साथ कर सकते हैं। शिक्षा आपके नजरिए को कहीं ना कहीं उन्नत बनाती है, ये तो हमें खास तौर से दिखाई पड़ता ही है। मैं यहाँ से एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि जब स्थानीय कमेटियों की बात हो रही थी, नियमावली के तहत जो हम बात कर रहे हैं,
तो अब ये स्थानीय कमेटियां क्या शिक्षा पे भी उतना ही जोर देना चाहिए? क्योंकि अभी तो शुरुआती दौर में अगर अनुशासन की पालना करने के लिए वो स्थानीय कमेटियां बनेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या वो रुख शिक्षा की तरफ भी बढ़ेगा? आपको क्या ये उम्मीदें हैं आपको? बिल्कुल, मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है। और मैंने चर्चा भी की थी हमारे बुजुर्गों से, हमारे मोअज़्ज़िज़ हजरात से भी ये चर्चा की थी, और उन्होंने इसके लिए बहुत अप्रिशिएट भी किया। मैंने कहा था कि मैंने कहा शिक्षा के प्रथम सीढ़ी से अगर अपन चलेंगे तो उनको मोटिवेशन जरूर, मोटिवेशन के लिए जैसा हमने प्रोग्राम करते हैं उसी तरीके से एक दो प्रोग्राम अपन को करने पड़ेंगे, और निश्चित तौर से इस मोटिवेशन को बच्चों के दिमाग पे एक ऐसा असर डालती है वो कि वो बच्चा के ललक पैदा हो जाती है, और उस ललक से ही बस अपन को वो ललक ही पैदा करनी है, बच्चों में वो ललक ही पैदा करनी है। और जैसे आपने बताया कि ये सुधार के बाद में हमारी तंजीमें बनेंगी, और तंजीमें बनेंगी, तंजीम में सबसे पहले शिक्षा, और शिक्षा के बाद में रोजगार। ये दोनों बातें हम ले लेंगे, क्योंकि शादियों को हम बहुत आसान बना रहे हैं, शादियों को बहुत हम आसान बना रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं ध्यान अभी सो जाएगा। पहले मजहर साहब, मैं आपको बिल्कुल निश्चित तौर से बता देता हूँ, प्रैक्टिकल तौर पे बता देता हूँ कि किसी के अगर बेचारे के 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं तो वो केवल इसी सोच में डूब जाता था कि क्या होगा, किस तरीके से पढ़ाऊं या मैं क्या करूं, या विकल्प नहीं मिल रहा। अब हमें सोचने के लिए एक विकल्प मिल जाएगा, क्योंकि आदमी जब आर्थिक तौर से सुदृढ़ होता है ना, तो उसका दिमाग कई तरफ चलता है और काफी काम करता है दिमाग, एक खुले मन से हो जाता है वो, एक दबा हुआ दिमाग नहीं रहता, तो वो कई बातें सोचता है, और सोचने के साथ उसके परिवार के जन भी इसी ओर बढ़ते हैं, उनमें भी उनकी भी सोच डेवलप होती है, और डेवलप होती है तो जब कहीं न कहीं वो जो सोच डेवलप होगी तो उसका रूप भी निकलेगा, रूप भी निकल के आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ये तंजीमें बने, ये शिक्षा के ओर ध्यान दे, उसके साथ में फंड्स आयोजन हो, एक फंड के रूप में, छोटा पैसा छोटे तरीके से। और लेकिन इसमें देखो एक बात है कि सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। पैसा का नाम जहाँ आ जाता है वहाँ ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, पारदर्शिता और ईमानदारी, इसके बिना अपन लंबे दूरी तक नहीं चल पाएंगे। उसका एक सिस्टम मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि जो नौजवान साथी हैं, आप किसी काम को उठाइए, आपको जैसे मसलन आपके आसपास कोई मदरसा है, अब उस मदरसा में जब दीनी तालीम दी जाती है, आप कोशिश कीजिए वहाँ दुनियावी तालीम यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी वहाँ दी जाए। पर जब वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन दी जा रही है तो आपका ये कोशिश होनी चाहिए कि आप बच्चों को अभी सोचिए कि इस साल अगर आप एनरोल नहीं करवा सकते, वहाँ स्कूल का इंतजाम नहीं है, तो कम से कम जो और बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कम से कम उन्हें आप शिक्षित तो कीजिए। क्योंकि देखिए दर आखिर बात होगी आपकी काबिलियत पे, आपकी डिग्री बहुत बाद में पूछेंगे लोग, सबसे पहले आपकी काबिलियत पूछेंगे। तो जो 5वीं 6ठी 8वीं तक की जो शिक्षा है, ये तो बिल्कुल काबिलियत पे ही है कि अगर कोई बच्चा अच्छे से टेबल्स बहुत सारी, पहाड़े बहुत सारे जानता है, मैथ के फॉर्मूला जानता है, गणित के फॉर्मूला जानता है, या फिर यूं कहें कि बहुत सारी स्पेलिंग्स जानता है, हिंदी इंग्लिश की व्याकरण समझता है, तो शायद अगर वो इतना काबिल है, तो अगर जो हमारे भारत का अब तो जो आरटीई और अन्य तरीके से जो सुविधाएं भारत सरकार दे रही है, वहाँ ये भी आपको एक नियम लोगों को ज्ञापित करना होगा कि लोगों को ये पता होना चाहिए, संज्ञान में लाना चाहिए कि अब आपका जो बच्चा जिस भी क्वालिफिकेशन का है, 8th क्लास से पहले आई गेस, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, तो आपको फिर उसी क्लास में उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात जो हमारी भारत सरकार ने पहल की है, और शिक्षाविद आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। कमाल की बात यह है, इस खूबसूरत इत्तेफाक यह है, सितंबर का ये महीना है और 5 सितंबर को हम लोग सब शिक्षक दिवस मनाते हैं। यकीन कीजिएगा बिल्कुल सोचा नहीं था कि शिक्षक दिवस के आसपास एक शिक्षक से मुलाकात इस तरीके से भी होगी। बहरहाल आपसे ये जानना चाहेंगे, ओवरऑल एक सिक्के के 2 पहलुओं की बात होगी। आपने बताया कि देखिए सुधार की संभावनाएं हैं, सुधार होती रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जिस स्वरूप में फिलहाल हमें जो नियम मिल चुके हैं उन्हें एक बार हमें अडेप्ट करना है, क्रियान्वित करना है, और बिना किसी निर्विवाद, मतलब बिना किसी विवाद के। अच्छा, यहाँ एक जो आती है ना कि प्रारंभिक चरण में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, प्रारंभिक चरण में बहुत सारे, जैसे लोगों का ये कहना होता है कि साहब मुझे मालूम नहीं था इसलिए मैंने कर लिया। तो मैं आपसे सिर्फ ये, और ये मेरा अपना भी ख्याल है, लेकिन मैं आपकी जुबानी जानना चाहूंगा, क्या वहाँ वो ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है अजहर साहब, ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपने बताया कि वो एक ये बात कह सकते हैं कि भाई मेरे नज़र में नहीं था या मुझे इसकी जानकारी नहीं थी,
मैंने एक बात रखी थी, हमारी जयपुर की जब मीटिंग हुई थी इस बाबत, तो उसमें मैंने एक पॉइंट ये भी रखा था, और मैं यहाँ भी रखना चाह रहा था बड़ी मीटिंग में भी, 27 तारीख वाले में भी, लेकिन चूंकि मेरी नाम की पर्ची भी गई थी, लेकिन कुछ वक्त की कमी थी, और कुछ अच्छा सोच के ही उस में मेरा नाम नहीं आ पाया सदर साहब की ओर से। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं उस रोज भी मैं यही बातें बताना चाह रहा था, 5-7 बातें, मैं कोई रिपीटेशन भी नहीं करना चाह रहा था वहाँ। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम गांठ लिखते हैं, वो गांठ जो पूरे भारत में एक हम प्रपत्र डेवलप करें, और उस प्रपत्र में गांठ लिखी जाए, जो तारीख देते हैं हम शादी की, वो उसमें प्रोफार्मा हो, प्रोफार्मा में नाम की जगह खाली हो, डेट की जगह खाली हो, और जो मुकर्रर तारीख करें वो खाली हो, और बाकी पूरा एक प्रपत्र तैयार हो। उसमें एक तरफ पूरी गांठ लिखी जाए, और दूसरी तरफ जो हमने नियम लगाए, उन नियमों को आप बिंदुवार उसमें लिखें दूसरी तरफ, और उसके नीचे दूल्हे पक्ष के और दुल्हन पक्ष के दोनों के साइन हो। तो उसमें आप ये कह ही नहीं सकते हो कि हमें जानकारी थी या नहीं थी। वाह वाह वाह, ये मैं चाहूंगा जो हमारी तंजीम फिलहाल काम कर रही है, और अभी पिछला इंटरव्यू जो हमने हाजी मुबारक साहब के साथ किया था, उनकी कानों की समाज तक ये बात पहुंचे। ये एक बहुत अच्छा पहलू है कि आप जो प्रपत्र लिखा जाता है, जहाँ रिश्तेदारों के नाम बोले जाते हैं, पूरी पूरी बिरादरी के जो उनके परिवार के लोग हैं उनके नाम बोले जाते हैं, उनको आप खाली रखो। हाँ, और वहाँ आप जो ये नियमावली है एक तरफ उसे चस्पा कीजिए और नीचे वो सिग्नेचर ले लीजिए। उससे खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता, और एक बात उसके साथ हो जानी चाहिए कि मैं सुधार के साथ हूँ, उसके नीचे मोहर ये लगनी चाहिए। तो शायद कहने बिल्कुल। और देखिए, मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ, जो शिक्षक होते हैं ना, इनमें बहुत अच्छी एक ये खूबी होती है, ये समाज के निर्माता यूं ही नहीं कहलाते। वो कहते भी है ना कि इरादे आसमां पे लहजा जमी पे रखा, इरादे आसमां पे लहजा जमी पे रखा, हमने कोशिश अपने हाथ और कामयाबी को उसके यकीन पे रखा। ये यकीन का होना बड़ा जरूरी है, और ये यकीन बदस्तूर जैसा कि आप बता रहे हैं लोगों तक पहुंचेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि घड़ियाल बाबू ने अभी दस्तक दे दी है, लगभग हमें हमारी बातचीत अभी जो समापन की तरफ है। कुछ इस मन से आप कहना चाहें, और युवाओं को जो आप हमेशा करते हैं। मैं लोगों को एक बात और बता दूं कि ये एक ऐसी शख्सियत है, हाल ही में ये पिछले साल ही रिटायर हुए थे और जुलाई में, और रिटायरमेंट के साथ साथ अपने क्षेत्र को लेके ये बहुत, क्योंकि देखिए इनका जो इनकी सोच है वो मैं बिल्कुल उसे सलाम इसलिए पेश करता हूँ। एक महज एक छोटी सी सोच है, 25 कमरों का अगर एक घर है तो कमरों में रहने वाले एक एक बाशिंदे को अपने अपने कमरे की सफाई करनी, आखिर में आप देखेंगे पूरे घर की सफाई आपको मिलेगी। ये कमाल है। और जो बरामदे हैं ना साझे में, उसके लिए, उसकी सफाई के लिए हमें एकता रखनी होगी। जो हम बटे हुए हैं ना, लोग हमारे इस बटने का फायदा उठा लेते हैं, लोग हमारे उस बटने पे कुछ भी आके आपसे कुछ भी आपको कह के कुछ भी बहका के आपको अपना काम करवा लेते हैं। उन लोगों से सावधान रहना है। जो ये चाबियां भरते हैं, उन लोगों से सावधान रहना है। हमें मोटिवेशन की जरूरत है, हमें प्रेरणाओं की जरूरत है, हमें जालसाजी की या हमें इस तरह की सोच की जरूरत नहीं है कि हम किसी से ये सोचें या किसी से हम ये बात लें कि नहीं अजी साहब आप तो कीजिए, मैं खड़ा हूं आपके साथ। वो फिर गलती है, गलती में हम किसी के साथ नहीं होंगे। और एक बड़ा खूबसूरत शेर इस समय याद आ रहा है, अभी नाचिस ने ताजा ही लिखा कि आजकल गुनाहों की भी एक अलग ही किस्म है, आजकल गुनाहों की भी एक अलग ही किस्म है, आज का जो पाखंड है वही कल की रस्म है, आज का जो पाखंड है वही कल की रस्म है। और शेरो शायरी की बात चली है, आपका अपना एक जाति मैंने कई बार सुना है, आपको मंच से सुना है। आप जैसे शख्सियत को देख देख के काफी कुछ सीखा है, आज भी सीख रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से कुछ ना कुछ पंक्तियां हो जाए। बस मैं तो मेरे बिरादरान मनियारन युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जैसा अजहर साहब ने अभी बताया कि हमें एक रहना, निश्चित तौर से हमें एक रहना। ये सुधार चल रहे हैं, होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे, और हम इसमें शरीक भागीदार होते रहेंगे। ये सुधार केवल हमारे लिए हैं, हमारे निजी तौर के लिए हैं, और जब हमारे निजी तौर पे ये सुधार होंगे तो ये बिरादरी तौर पे एक सुदृढ़, जिसे हम कहते हैं एक मजबूत बिरादरी के रूप में हम उभरेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन कि बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त थी लेकिन कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर
हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए ये बात चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी ये सुधार की अलख, ये बस ये अलख जगनी चाहिए। मैं अजहर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और पूरे बिरादरान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये मुहिम हम आप लोग जो ये लेके चले, इंशाल्लाह ये हमेशा हमेशा तक ये मुहिम चलती रहे, ये सुधार के काम चलते रहें और इनसे हमारा हम खुद निजी तौर पे मजबूत होने के साथ साथ हमारी पूरी बिरादरी मजबूत होगी। हम मजबूत होकर अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, मजबूती के साथ हम राजनीति में जाएंगे, मजबूती के साथ हम बिजनेस में जाएंगे, मजबूती के साथ हम सरकारी सेवाओं में जाएंगे और सरकारी सेवाओं में जाना भी हमारा बहुत आवश्यक है। राजनीतिक तौर पे भी हमारा मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अगर मजबूत होंगे तो हमारी बिरादरी मजबूत होगी, बिरादरी मजबूत होगी तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। बिल्कुल। और दोस्तों कहते भी हैं, मैंने कहीं सुना था, बिल्कुल आज जैसा लग रहा है कि जैसे वो प्रयोग जो है मेरे लिए बिल्कुल सही साबित होता नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि जब आप घर के किसी बड़े के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ कुछ वक्त बिताते हैं तो आपको महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने मुकम्मल एक किताब पढ़ी। मुझे आज ऐसा ही कुछ लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप सभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस प्रोग्राम को क्या आगे भी जारी मुझे रखना चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि देखिए जरूरी ये नहीं कि आज हम कितना आपको दिख रहे हैं, जरूरी ये है कि आपकी सोच कितनी बदल रही है। क्या वो सोच उन्नति की और अग्रसर है? क्या उस सोच में कल की बेहतर तस्वीर को हम शामिल रखते हैं? ये बड़ी बात है। तो कल की बेहतर तस्वीर को शामिल रखने के लिए और हमारे बुजुर्गों को, और ये और कुछ कहना चाहते हैं, बिल्कुल हम सुनेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे मस्जिद हैं, मदरसे हैं, मेरा एक मानना है कि उनमें हम लाइब्रेरी के तौर पे जरूर डेवलप करें। एक कोना हो, एक कॉर्नर हो या एक अलमारी हो जिसमें हम अच्छी ज्ञान की किताबें उसमें रखें और बच्चों में एक उसमें जिज्ञासा पैदा करें तो वो बच्चे उन किताबों को जरूर पढ़ें। देखो, बच्चों को संस्कार मिलेगा तो सब कुछ हासिल कर सकेंगे। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा और साथ में मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, हमारे बिरादरी के, हमारे राष्ट्र लेवल के, हमारे कस्बाई जितने भी सब लोग इस मुहिम में शामिल हुए। और साथ में मैं अजहर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे इस नाचीज को आपने ये मंच दिया और मेरी बात को आपने शायद अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको और निश्चित तौर से बातें ना सिर्फ अच्छी लगी हैं बल्कि सभी बातें अमल करने के काबिल हैं। जो